नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कोविड के कड़े दिशा निर्देशों के बीच विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती आरंभ। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के पहले दिन कल 18 से 44 आयु वर्ग के 84,000 से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 250 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए 7 पोत तैनात किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित होंगे। विद्यार्थियों का मूल्यांकन मानदंड भी जारी किया। अप्रैल के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के सकल राजस्व का कुल संग्रह रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव कराए गए थे। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज हो रही है। मतदान के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के ताजा रुझान और परिणाम कुछ मिनटों के अंतराल पर मिलते रहेंगे। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रुझान और परिणाम देखे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर कोविड के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी को कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच के बिना किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कोविड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति रहेगी। आयोग ने मतगणना केंद्र के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजयी प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मतदान केंद्र पर चल रही मतगणना का ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे देश की नजर अब पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। इसमें कुल मिलाकर 292 सीटों में लगभग 2000 उम्मीदवारों का भाग्य निर्धारित होगी। 108 वोट गणना केंद्र में 705 कक्ष में ये गणना जारी रहेंगे। चुनाव आयोग गणना को लेकर कठोर सुरक्षा का बंदोबस्त किए है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कई नियम लागू किए गए हैं, जिसमें वोट गणना कक्षा में प्रवेश के लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट जरूरी किया गया है। अभी प्रतीक्षा पश्चिम बंगाल के हाई वोल्टेज वोट का नतीजा आने पर क्या भाजपा बंगाल में पहली बार सरकार बना पाएंगे या ममता बनर्जी फिर जीतकर हैट्रिक करेंगे, ये चर्चा चल रहा है देश भर। बंगाल की जनता भी काफी उत्साह के साथ इंतजार कर रही है चुनाव की नतीजे पर। अरिंदम चक्रवर्ती, ऑल इंडिया रेडियो, कोलकाता। और अब असम में चल रही मतगणना के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, मतगणना केंद्रों पर क्या प्रबंध है, विशेषकर कोविड को देखते हुए? जी, असम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए वोटों की गिनती शुरू हुई है। अभी कुछ समय पहले ही वोटों की गिनती शुरू हुई और अभी जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। इस बार क्योंकि 3 अलग कैटेगरी को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, तो इसके कारण 400% पोस्टल बैलेट में वृद्धि हुई है और पोस्टल बैलेट गिनती के लिए 52 काउंटिंग हॉल लगाए गए हैं और इसके अलावा कुल मिलाकर यहाँ असम में 331 काउंटिंग हॉल है और एक काउंटिंग हॉल में 7 टेबल है।
कोविड विधि को देखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 7 से ज्यादा टेबल यहाँ पे नहीं लगाए गए। और सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम मशीन हो, वो कड़ी निगरानी में रखी गई है। और साथ ही कोविड की बात करते हैं तो यहाँ कोविड देखा जा रहा है कि गुवाहाटी की अगर बात करें तो यहाँ बिना फेस मास्क हो या कोविड शील्ड हो, इसके बिना किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जो भी लोग इस पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, या एक कैंडिडेट हो या पोलिंग एजेंट हो या काउंटिंग में जो शामिल हुए सरकारी कर्मचारी हो, सभी की कोविड टेस्ट अनिवार्य है या तो कोविड की 2 वैक्सीन लेने की सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। तो कुल मिला के यहाँ बड़ी सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और साथ में जैसे ही ईसीआई ने पहले कहा है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी उम्मीदवार यहाँ पे विक्ट्री पोजीशन नहीं निकल पाएंगे। जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लेने के लिए भी सिर्फ साथ में 2 आदमी ही जा पाएंगे। तो तरह तरह से यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है कि कोविड को रोकथाम किया जा सके। धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों और लोकसभा की एकमात्र कन्याकुमारी सीट के चुनाव की मतगणना भी शुरू हो गई है। राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 3,398 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कोविड की परिस्थिति के बावजूद राज्य में 72.81% मतदान हुआ। राज्य में सभी जिलों में डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। कुल 5,64,000 डाक मतपत्र कल तक पंजीकृत किए गए थे। पूरे राज्य में 75 मतगणना केंद्रों पर 16,387 लोग वोटों की गिनती के काम में लगे हैं। पुदुचेरी में डाक मतपत्रों की गिनती जारी है। पुदुचेरी क्षेत्र के 23 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना 3 केंद्रों में हो रही है। मतगणना एजेंटों की संख्या कम करने के लिए चुनाव विभाग ने निर्वाचन क्षेत्रों के 3 बैचों में मतों की गिनती की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना कोविड के कड़े दिशा निर्देशों के तहत जारी है। हर घंटे में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतिम परिणाम आने में 36 से 72 घंटे लग सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विजय जुलूसों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सभी मतगणना केंद्रों पर चिकित्सा सहायता डेस्क होंगी और एक डॉक्टर दवाओं के साथ उपस्थित रहेगा। जिन लोगों में बुखार, सर्दी या जुकाम जैसे कोविड के लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें मतगणना केंद्रों में नहीं आने दिया जाएगा। मतगणना केंद्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के तापमान की जांच की जाएगी। केंद्रों पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों के बाहर भीड़ भाड़ लगाने के खिलाफ भी निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न हुए थे। इससे पहले कल राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कोविड के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मतगणना की अनुमति दी थी। न्यायालय ने ये भी कहा था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी प्रकार की रैली नहीं होगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के 84,599 लोगों को कल कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोविड टीका लगाया जाना है। टीके के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हुई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में टीकाकरण अभियान में 15 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 94,28,000 से अधिक वे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है और 62 लाख से ज्यादा वे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 1 करोड़ 26 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका और 68 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल रात 8 बजे तक 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहला टीका लगा, जबकि 6,58,000 लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है। ये सहायता डेस्क अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की सहायता और अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के परिजनों के बीच समन्वय का काम कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 250 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाएगी। विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने की गति तेज करते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में विभिन्न राज्यों को 56 टैंकरों के जरिए 813 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे के अनुसार 174 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र को, 356 टन से अधिक उत्तर प्रदेश को, 134 टन से अधिक मध्य प्रदेश को, 107 टन से अधिक हरियाणा को और 70 टन ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचाई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 14 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपने फेरे पूरे कर चुकी हैं और 342 टन ऑक्सीजन के साथ 5 अन्य एक्सप्रेस गाड़ियां मार्ग में हैं। 120 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी आज शाम दिल्ली पहुंचेगी। कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र के संघर्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए समुद्र सेतु 2 अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के साथ पोत विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत लाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन पोतों में आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है। ये दोनों पोत इस साल 30 अप्रैल को बहरीन में मनामा बंदरगाह पहुंचे। आईएनएस तलवार 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन के साथ वापस भारत की ओर चल पड़ा है। आईएनएस कोलकाता चिकित्सा आपूर्ति के लिए कतर में दोहा के लिए रवाना हो गया है और बाद में वो तरल ऑक्सीजन टैंकरों के लिए कुवैत पहुंचेगा। कोविड के इलाज के लिए भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। कल रात अमेरिका से एक और विमान 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा। इससे इलाज के लिए देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है। कल रात उज्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान भारत पहुंचा। उज्बेकिस्तान के भारतीय समुदाय ने 51 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए अमेरिका और उज्बेकिस्तान की सरकारों को धन्यवाद दिया है। कल जर्मनी से भारत को 120 वेंटिलेटर मिले। जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भारत भेजेगा। संयंत्र की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए 13 जर्मन तकनीशियन भारत पहुंच चुके हैं। भारत ने यूरोपीय संघ के साझेदार बेल्जियम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 9000 शीशियों की खेप आने का स्वागत किया है। ये खेप आज तड़के भारत पहुंची। केंद्र सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति बढ़ा दी है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से इसकी उपलब्धता में बढ़ोतरी की गहन समीक्षा के बाद इसकी आवंटन योजना में संशोधन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि सशस्त्र सेनाओं को नागरिक प्रशासन की हरसंभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों से कहा है कि विभिन्न उपायों की प्रगति पर नजर रखें। श्री सिंह ने कल कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत के संघर्ष को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। विशेष उपायों के जरिए करीब 600 अतिरिक्त डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीय नौसेना ने विभिन्न अस्पतालों में सहायता के लिए 200 बैटलफील्ड नर्सिंग सहायक तैनात किए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 300 कैडेट और कर्मचारी तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने विभिन्न राज्यों में 720 से अधिक बिस्तर नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री ने सेना को निर्देश दिया कि वो राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन के साथ जानकारी साझा करे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने सुझाव दिया कि स्थानीय सैन्य कमान को सिविल प्रशासन की सक्रिय सहायता करनी चाहिए। बैठक में श्री सिंह को बताया गया कि DRDO ने लखनऊ में 500 बिस्तर क्षमता वाला अस्पताल स्थापित किया है, जो अगले 2-3 दिन में काम करना शुरू कर देगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 28 ऑक्सीजन प्लांट और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीद रहे हैं। 40 करोड़ रुपए मूल्य की ये खरीद कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में 250 बिस्तर का अस्पताल स्थापित किया है। 250 बिस्तरों वाला एक और अस्पताल लखनऊ में बनाया जा रहा है। बैठक में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कोविड के कड़े दिशा निर्देशों के साथ विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती आरंभ। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के पहले दिन कल 18 से 44 आयु वर्ग के 84,000 से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 250 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए 7 पोत तैनात किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। विद्यार्थियों का मूल्यांकन मानदंड भी जारी किया। अप्रैल के महीने में वस्तु और सेवा कर के सकल राजस्व का कुल संग्रह रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रुपए पहुंचा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। देश भर में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर मिली है, जहां कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में स्वस्थ लोगों की संख्या नए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। राज्य में कल 38,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 30,000 नए मामले सामने आए। ये सफलता इस तथ्य के बावजूद हासिल हुई है कि राज्य में पिछले कुछ दिन में कोविड परीक्षणों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई। कल करीब 2,86,000 कोविड जांच की गई। बिहार को इस महीने कोरोना वैक्सीन की 16 लाख से अधिक डोज मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य को कोविशील्ड की 11,89,000 डोज और कोवैक्सीन की 4,14,000 डोज मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शीघ्र शुरू होगा। इस बीच कल 62,402 लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 72,28,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6,10,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है। इस बीच राज्य में एक दिन में 12,400 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 13,584 मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोविड महामारी के कारण शहरी पथ व्यवसायियों और गरीब वर्ग को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बीच कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। राज्य कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 14वें स्थान पर है। वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 90,796 हो गई है। राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 21.1% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 13 जून तक बढ़ा दी हैं। स्कूलों का अगला शैक्षिक सत्र 14 जून से शुरू होगा। जून के महीने में तापमान बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विदर्भ क्षेत्र में स्कूल 28 जून के बाद खुलेंगे, लेकिन सरकारी बयान के अनुसार शिक्षा बोर्ड ने दीपावली की छुट्टियां कम करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर इस वर्ष गणेश उत्सव और क्रिसमस पर अधिक छुट्टी देने की मांग की गई है। छुट्टियों की कुल संख्या 76 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 25,219 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर शहर में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,74,000 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक संक्रमण से 10 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए 150 वेंटिलेटर्स दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र को उपलब्ध कराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने के सलाहकार भास्कर खुल्बे ने इस बारे में
स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी को पत्र लिखा है। ये वेंटिलेटर्स तत्काल लगाने का अनुरोध भी किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक एसएस देसवाल ने वेंटिलेटर्स के लिए अनुरोध किया था। 500 बिस्तर वाला सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र आईटीबीपी संचालित कर रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो रूस में बने वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप विशेष उड़ान से कल शाम हैदराबाद में शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। पहली खेप के रूप में 1.5 लाख टीके भारत पहुंचे हैं। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला ये तीसरा टीका होगा। भारत में औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के रूप में स्पुतनिक के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। रेलवे ने 2,990 बिस्तरों वाले 191 कोविड देखभाल कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए हैं। कोविड से लड़ाई में एकजुट राष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करते हुए रेलवे ने लगभग 64,000 बिस्तरों वाले 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। ये कोच आसानी से लाए ले जा सकते हैं और इन्हें रेलवे नेटवर्क पर मांग के आधार पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। आइसोलेशन कोच वर्तमान में दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उपयोग किए जा रहे हैं। रेलवे ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद जैसे प्रमुख शहरों में 50 कोच तैनात किए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय की गर्मी की छुट्टियां 14 मई के बजाय 10 मई से शुरू होंगी। न्यायालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 28 जून को फिर से खुलेगा। बार निकायों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यह निर्णय लिया है। अप्रैल महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के सकल राजस्व का कुल संग्रह 1,41,384 करोड़ रुपए रहा, जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 27,837 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 35,621 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 68,481 करोड़ रुपए था और शुल्क 9,445 करोड़ रुपए शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2021 के मुकाबले अप्रैल में जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय व्यापार जगत ने फिर से सराहनीय मजबूती दिखाई है। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है कि आयकर कानून के तहत अपील आयुक्त के पास अपील दायर करने की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई दी गई है। इससे पहले ये 1 अप्रैल थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल रात एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किरोन पोलार्ड के 87 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबाती रायडू के 72 रन के सहयोग से निर्धारित 30 ओवर में 217 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। हैदराबाद की टीम केन विलियमसन की कप्तानी में खेलेगी। आज ही एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी।
उधर जिम्बाब्वे के साथ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में पाकिस्तान ने हरारे में मेजबान को 1 पारी और 116 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की ओर से फवाद आलम के 140 और इमरान बट के 91 रन की बदौलत पहली पारी में 426 रन बनाकर 250 रन की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरी पारी में जिम्बाब्वे की टीम 134 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 251 रन बनाए। श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण ने अपने पहले ही मैच में 6 विकेट चटकाए। श्रीलंका ने पहली पारी में 493 रन बनाए थे, लेकिन उसने बांग्लादेश को फॉलो ऑन नहीं दिया। एक नजर अन्य खेलों पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट प्रणति नायक महाद्वीपीय कोटे में खेलेंगे। वे वोल्ट में एशियाई कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। ओलंपिक खेल इस वर्ष 23 जुलाई से होने हैं। ओलंपिक में प्रवेश के लिए क्वालिफाइंग मैच 5 से 7 मई तक थाईलैंड में होने थे, लेकिन कोविड के कारण यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स परिसंघ प्रणति नायक की ओलंपिक में भागीदारी की घोषणा जून में करेगा। इधर BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की इलिया इवाश्का ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हरा दिया है। फुटबॉल में सर्गियो अगुएरो और फेरॉन टोरेस की 2-0 से जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी को इस सप्ताह के अंत में प्रीमियर लीग का विजेता घोषित किया जा सकता है। मैनचेस्टर सिटी ने अपने पिछले 11 मैच में जीत दर्ज की है। स्पोर्ट्स डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रूस से कोविड वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप के भारत पहुंचने पर लोक सत्य लिखता है, टीकाकरण में मिलेगी बड़ी मदद। हाल ही में केंद्र ने इसके आपात इस्तेमाल को दी थी मंजूरी। 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होने की खबरें भी लगभग सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण लिखता है, 55,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर गुजरात सबसे आगे रहा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, तीसरा चरण 15 से ज्यादा राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू। राजस्थान पत्रिका को लगता है, तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 2-3 दिन के बाद आएगी रफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 1 सप्ताह और बढ़ाने की खबर अमर उजाला सहित लगभग सभी अखबारों में है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है, ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि कुछ महीनों में हालात तेजी से सामान्य होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, कोरोना और पाबंदियों के बावजूद रिकॉर्ड वसूली। दैनिक जागरण की खबर है, भारत की विदेश नीति का अंबिका ने माना लोहा। पत्र आगे लिखता है, मोदी के नेतृत्व में देश ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की रद्द परीक्षाओं के लिए अंक निर्धारण नीति घोषित करने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, प्रत्येक विषय में हर साल की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन, जबकि 80% अंक पूरे वर्ष के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में ऑनलाइन प्रोजेक्ट अब 31 मई तक जमा हो सकेंगे। ये जानकारी नवभारत टाइम्स में है। जाने माने सितार वादक पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी के निधन पर अमर उजाला ने लिखा है, 5 दशक तक अपने संगीत से देश दुनिया को किया रस रंजित। पत्र लिखता है, सितार की सुर लहरियों से दुनिया भर को मोहित करने वाले देबी चौधरी का पूरे जीवन संगीत साधना और शिक्षण को समर्पित रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कोविड के कड़े दिशा निर्देशों के साथ विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती आरंभ। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनावों के लिए मतगणना जारी। कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन कल 18 से 44 आयु वर्ग के 84,000 से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 250 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए 7 पोत तैनात किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। विद्यार्थियों का मूल्यांकन मानदंड भी जारी किया। अप्रैल के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के सकल राजस्व का कुल संग्रह रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।